जोहार दोस्तों। जेपीएससी मेंस में पढ़ते सब हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जिनकी आंसर राइटिंग में दम होता है। दोस्तों, क्या आपके पास वो एक्स्ट्रा पावर है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी है जो आपको दूसरों से 10 नंबर आगे लेके जाए? आज इस वीडियो में हम जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के बारे पढ़ेंगे और एक ऐसे मॉडल आंसर को देखेंगे जो आपको एसडीएम या डीएसपी की कुर्सी के करीब ले जाएगा। दोस्तों, जोहार दोस्तों, आप सबका सरकारी पाठशाला में स्वागत है। और हम लोगों ने जो आंसर राइटिंग का सेशन स्टार्ट किया था उसको जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है अब चलेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने 6 जेपीएससी से स्टार्ट किया था आंसर राइटिंग। उसमें हम लोग पेपर 3 को देख चुके थे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला। पेपर 4 का जो क्लास था कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ मिल ही रहा है आपको क्लास, और इसका जो है पहला क्लास में हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव देख चुका था। उसके बाद जो है ना दोस्तों कि इसका आंसर राइटिंग वाला जो कहानी था, इसमें पूरा जो है ना पॉलिटी का जो 4 क्वेश्चन था, 1, 2, 3, 4 और 4 जो है ये आपका 2 भाग में डिवाइड था। तो ये सब क्वेश्चन का ना आंसर राइटिंग आपको कर दिया गया है। आपका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से पूरा वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग ना स्टार्ट करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। यहाँ से हम लोग आंसर राइटिंग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और झारखंड के बच्चे जो होते हैं ये पीए जो होता है ये कम पढ़ते हैं। रीज़न क्या है कि सब जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ के आते हैं, लेकिन ये पीए बिल्कुल नया है तो ये कम पढ़ते हैं। और यहाँ ना बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है और इसका आंसर राइटिंग ना बहुत मजा आएगा दोस्तों आप लोग को। तो ये जो है ना आंसर राइटिंग हम लोग आज पहला क्वेश्चन ये है, वैश्वीकरण उपरांत दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण उपरांत दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना कीजिए। अब हमको बार बार बोलते हैं कि हमेशा आपको सिलेबस में देखना है कि सिलेबस में कहाँ है। देखिए ये सिलेबस यहाँ पे है। सिलेबस 4-5 पेज का आप लोग जेरोक्स करके निकाल लीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना आपको किताब की तरह नहीं पढ़ना है, यहाँ हमको दिखाना है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। अदरवाइज हम भी जो है 4-5 पेज का जो जेरोक्स करके रखे हैं। देखिए ये पेपर आपका 4 हो गया दोस्तों। पेपर 4 में पहला हिस्सा जो संविधान का होता है, और जो दूसरा जो पार्ट है ना आपको हम दिखाते हैं, वहीं पे है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अब देखिए यहीं पे है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और सुशासन। यहीं पे आप देखिए पहला ही लेसन है कि लोक प्रशासन, परिचय, अर्थ, क्षेत्र और महत्व। अब यहीं से क्वेश्चन पहला ही लेसन से क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो है वैश्वीकरण उपरांत दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना कीजिए। अब ये जो है पूरा हम लोग आंसर राइटिंग आज हम लोग देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन है आपका, देखिए यही आपका क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे भूमिका, इंट्रोडक्शन, फिर जो है आपका इसका सीधा अर्थ, जो वैश्वीकरण के बाद लोक प्रशासन का अर्थ होता है, इस अर्थ को पूरा फ्रेमिंग किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद जो है इसका महत्व, इम्पोर्टेंस को हम लोग देखेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंस के बाद जो है हम लोग क्या क्या चुनौतियाँ हैं उसको जानेंगे दोस्तों, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। यानी जो पूरा जो आंसर राइटिंग को पूरा फ्रेमिंग किया हुआ है, पूरा अच्छा तरीका से सजाया हुआ है। एक आपका इंट्रोडक्शन पहला हिस्सा रहता है, दूसरा जो आपका मेन बॉडी पूछा है कि इसका अर्थ क्या है, तीसरा जो आपका इम्पोर्टेंस, ये मेन बॉडी का हिस्सा है, और चौथा जो है आपका चुनौती या समस्याएं, ये क्या है, और अंतिम में हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। ये पूरा जो आंसर राइटिंग का सेशन जो आप देख रहे हैं, इसका हम आपको बुक लिस्ट दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से जो है पूरा जो है मटेरियल तैयार किया जाता है। तो आप आराम से समझिएगा, आप भी उसे कर सकते हैं। सबसे पहले ना दोस्तों जब हम तैयारी स्टार्ट किया था जेपीएससी का, तो बहुत कोई बोले कि नहीं लोक प्रशासन की ना लक्ष्मीकांत का बुक बढ़िया होता है। अब देख पा रहे होंगे, अब बड़ी मोटा किताब है ये ना, इतना मोटा बुक है। अब देख रहे हैं कि इतना मोटा बुक से जबकि इतना पढ़ना नहीं है। स्टार्टिंग में हम क्या किए कि लोग बोला तो हम ले लिए और इसको हम पढ़ें, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है। इसमें ना बहुत सारा चीज़ जो दिया हुआ है, ये आपका जेपीएससी में से टॉपिक से हट के दिया है, तो इतना आपको नहीं पढ़ना है। कि यहाँ पे आपको पढ़ना था ना लोक परिचय या परिचय दिया, इंट्रोडक्शन, लोक प्रशासन का अर्थ और विस्तार, महत्व देख रहे होंगे यहाँ भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको बहुत सारा चीज़ कंटेंट को निकाल लिए थे, जो चैप्टर था वो हम पढ़ना था, तो यहाँ से हम कंटेंट निकाले हैं। पहला ये बुक आप देख पा रहे होंगे, लक्ष्मीकांत जी का लोक प्रशासन का बुक पहला। दूसरा ना ये यूपीएससी बेस्ड बुक है आपका, जो है अशोक कुमार दुबे जी का है लोक प्रशासन। ये भी हमको ना बहुत मज़ा आया पढ़ने में। स्टार्टिंग फेज में जब थे तो ये सब किताब जो है पढ़ने में बहुत मज़ा आया। कि यहाँ भी दिया ना पढ़ाई में लोक प्रशासन एक परिचय, तो यहाँ भी बहुत बढ़िया तरीका से दिया है। तो इसको भी पढ़ने का मौका मिला हमको, तो बढ़िया से पढ़े। फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या था देखिए आपको मिल रहा होगा यहाँ पे। तो ये सब चीज़ को ना थोड़ा पढ़ें, बढ़िया से जो है पढ़ें, मज़ा आया पढ़ के।
उसके बाद जो है ना एक किताब आया था आपका, देखे होंगे, स्पर्धा का आता है मेंस का। इसमें ना बहुत सारा मटेरियल हमको नहीं मिला जेपीएससी मेंस को लेके जो है आपका। इस किताब में हम जो पढ़ें तो इसमें भी दिया है, लेकिन जिस तरह का चाहिए ना आपका कंटेंट जो आपका आंसर राइटिंग के लिए या मेंस को लेके, देखिए यहाँ भी दिया है वही आपका जो देख रहे हैं चैप्टर, लेकिन यहाँ बहुत जो है ना बढ़िया से सजा के जो देना चाहिए उस तरह से नहीं दिया। लेकिन फिर भी ये किताब जो औरों कंपेयर है जेपीएससी मेंस के लिए ठीक ठाक है। लेकिन यदि आपको यूपीएससी टाइप के आंसर राइटिंग करना है तो आपको उस टाइप का ही बुक जो है फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरा जो है ना कि हम इस सब किताब पढ़ने के बाद क्या किए, अपना एक कंटेंट स्टार्ट बना लिए। देखिए आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे लोक प्रशासन का परिचय, अर्थ और महत्व। ये ना हम बहुत सारा चीज़ क्या किए, यूट्यूब से हो गया या फिर स्टार्टिंग में जब थे तो बुक से हो गया, या फिर कोई जो क्वालिफाई किए थे जेपीएससी उनसे कंटेंट लेके जो है ना अपना खुद का नोट्स हम बना लिए। अपना जो है एक खुद का अपना नोट्स कंप्लीट कर लिया। अब इस नोट्स को ना बार बार पढ़ के हम जब पढ़ाएंगे आप लोगों को तो इसका हम बढ़िया से मॉडिफाइड करके पढ़ाएंगे इस सब कंटेंट से। तो यहाँ से ना हम पूरा जो है मटेरियल अपना ले लिए और इस तरह करके खुद का एक ना अपना कंटेंट ही तैयार कर दिया। तो हमको कोई तरह का इशू नहीं है, आपको जहाँ से पढ़ना है। एक मेरा खुद का नोट्स हो गया, एक जो है अशोक कुमार दुबे जी का लोक प्रशासन हो गया, एक आपका लक्ष्मीकांत जी का जो है देखें लोक प्रशासन हो गया, और एक स्पर्धा का हो गया। तो इस तरह से आपका बहुत सारा बुक्स को मिला के स्टार्टिंग में हम पढ़ लिए। उसके बाद फिर अपना जो है एक कंटेंट हम तैयार कर लिए ताकि हमको दिक्कत हो। और आपको जो अभी मिल रहा है दोस्तों कंटेंट, वो मेरे पास से यहीं से मिल रहा है। यही सब चीज़ मेरे रिसोर्सेस है, हम यहीं से आपका जो रिसोर्स निकालते हैं और आप लोग के बीच लाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा हार्डवर्क है, लेकिन जब समाज के लिए सोचना पड़ता है ना तो फिर वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, दिल लगाना है। यदि आपको लगता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं किसी और लोग के लिए, एक लोग ही यदि मेरा वीडियो देख के यदि एक लोग ही जेपीएससी निकालता है तो वो मेरे लिए बहुत है। वो बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा। तो क्या होता है ना कि स्टार्ट जीरो से ही करना पड़ता है। हमें बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट किया है। कुछ लोग जो है आपके साथ जुड़ना स्टार्ट किए हैं और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम आप लोग जुड़ें और थोड़ा सा ना इस चैनल को और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जिनको जेन्युइन ज़रूरत है। क्योंकि मुझे पता है कि आंसर राइटिंग ऐसा गेम है ना कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं और वहाँ से ही ना वो जेपीएससी का तैयारी करना छोड़ देते हैं। लेकिन जानते हैं जेपीएससी बहुत आसान गेम है। यदि आपको आंसर राइटिंग करने आता है ना तो इससे आसान कुछ गेम है ही नहीं। क्योंकि आपका प्रीलिम्स उतना टफ होता नहीं है। एक आपका पार्टिकुलर जो है आपका सिलेबस दिया हुआ है, अब मेंस का भी सिलेबस है। मेंस को आप पकड़ लिए ना तो आपका प्रीलिम्स ऐसे ही आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन बिना किसी बातचीत के आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए, आपको क्वेश्चन तो पता ही होगा कि वैश्वीकरण उपरांत की दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पोस्ट ग्लोबलाइजेशन वर्क। अब ये ना कि क्या रीजन था वैश्वीकरण, आपको याद होगा कि एक ना आपको कुछ दिन पहले मैं आंसर राइटिंग करवाया था। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, थोड़ा सा आप रुक जाइए। आपको ना कुछ दिन पहले मैं आंसर राइटिंग करवाए थे, आपको दिखाते हैं। ये वैश्वीकरण है, वहाँ पे उदारीकरण था, आपको दिखाते हैं। एक आंसर राइटिंग हम करवाए थे आपको प्रधानमंत्री से। देखिए, विशेषकर उदारीकरण के बाद के दौर में भारतीय प्रधानमंत्रियों की शक्तियों तथा कार्यों का परीक्षण किया, यानी लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों 1991 में आया था, 1991 में था। वहीं से ही क्वेश्चन सब अराइज कर रहा है कि 1991 के बाद क्या हुआ कि आपका दुनिया में कि लोक प्रशासन के अर्थ और महत्व की विवेचना की। यह क्वेश्चन पूछा क्या है, आप वैश्वीकरण हटा भी दीजिएगा तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, मेन फैक्ट क्या पूछा है, लोक प्रशासन का अर्थ और महत्व, ये पूछा है ना। आप यहाँ हम हटा दिए, या क्या हो गया क्वेश्चन कि लोक प्रशासन का अर्थ और महत्व। अब इतना भी लिखिएगा ना तो आपको 40 में 20-22 नंबर मिलेगा। लेकिन ये जो वैश्वीकरण है इसको आप कंटेंट के साथ लिखिएगा ना तो आपको 40 में ना 30 से 32 नंबर मिल जाएगा। और यदि आप हम जो आंसर राइटिंग किए हैं इसको आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा ना तो आपको 30 से 32 तक आप पहुँच जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वैश्वीकरण के उपरांत दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ और महत्व की विवेचना कीजिए। अब इसका हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना या भूमिका या परिचय, अब कुछ भी लिखना है। आप प्रस्तावना लिखिए, भूमिका लिखिए, परिचय लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, सब एक ही चीज़ है, एक ही जो है आपका शब्दावली का अलग अलग हिस्सा है। तो प्रस्तावना, वैश्वीकरण के बाद विश्व एक ग्लोबल विलेज के रूप में विकसित हुआ। वैश्वीकरण के बाद क्या हो गया कि पूरा विश्व जो है एक ग्लोबल विलेज के रूप में विकसित हुआ। अब देखिए ग्लोबल विलेज, ये सब वर्ड्स ना निकालना पड़ता है। ये सब वर्ड्स आप लिखिएगा ना तो जो आपका कॉपी जो चेक करेंगे उनको लगेगा कि भाई ये जो लड़का है, ये जो कैंडिडेट है, ये क्या किया कि पूरा जो है खा पी के एकदम बढ़िया से एकदम
पढ़ लिख के आया है, अब अच्छा से आंसर राइटिंग का मास्टर है, तो ये सब आपको वर्ड यूज करना है। वैश्वीकरण के बाद विश्व एक ग्लोबल विलेज के रूप में विकसित हुआ, जहां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाएं तेजी से धुंधली हुई है। इस परिवर्तित परिदृश्य में लोक प्रशासन का स्वरूप, कार्यक्षेत्र और महत्व पहले से कहीं अधिक व्यापक और जटिल हो गया है। क्या हो गया कि वैश्वीकरण जो 1991 में आया, 1992 में आया, उसके बाद जो है पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया। मतलब पूरा जो विश्व है क्या है, एक विलेज बन गया, क्या ग्लोबल विलेज बन गया के रूप में डेवलप हुआ, विकसित हुआ, जहाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाएं तेजी से धुंधली हुई है। इस परिवर्तित परिदृश्य में लोक प्रशासन का स्वरूप, कार्यक्षेत्र और महत्व पहले से कहीं अधिक व्यापक और जटिल हो गया है। अब यह केवल सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन तक सीमित नहीं है, रहकर सार्वजनिक सेवाओं के कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रबंधन का मुख्य माध्यम बन गया है। यह क्या बोला गया, अब यह केवल सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन तक सीमित नहीं है। पहले जो गवर्नमेंट बोल रही है वहीं तक इसका एग्जीक्यूटिव नहीं हो रहा है। अब क्या हो गया, सार्वजनिक सेवा मतलब अब बाहर निकल गया, पूरा पब्लिक सेक्टर के लिए आ गया है। कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रबंधन का प्रमुख माध्यम बन गया। अब देखिए ये ना आपका हो गया एक तरह से इंट्रोडक्शन, परिचय। अब इतना ही वर्ड में लिखना है, 50 से 60 वर्ड के में इसको कंप्लीट करना। अब यहाँ देखिए आपको बार बार बोलना है कि पीए, पॉलिटी या फिर कभी इकोनॉमिक्स में भी आइएगा ना, तो कुछ कुछ सेक्शन में इससे जुड़ा हुआ इनका विचार क्या था। अब देखिए एक बहुत बड़े जो है आपका लोक प्रशासन से जुड़े हुए एक व्यक्ति हुए हैं, एक राइटर हुए हैं, मार्शल डिमॉक। ये क्या बोले हैं, अब यहाँ कुछ और का भी आप नाम इंक्लूड कर सकते हैं, जरूरी नहीं यही करें। मार्शल डिमॉक ने इसकी महत्ता पर लिखा है कि प्रशासन का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि प्रशासन दर्शन जीवन दर्शन जैसा प्रतीत होने लगा। क्या बोला गया इनके बारे में कि मार्शल डिमॉक क्या बोला है कि प्रशासन क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि प्रशासन दर्शन जीवन दर्शन जैसा प्रतीत होने लगा। मतलब प्रशासन का जो दर्शन है जीवन के दर्शन के बराबर होने लगा। ये क्यों बोले हैं, मार्शल डिमॉक। अब देखिए इंट्रोडक्शन का ही हिस्सा था, इस तरह का किसको बढ़ा दिया गया। अब जब भी लिखिएगा इस तरह लिखिएगा, आपका नंबर ना बहुत ज़्यादा आएगा, औरों से तो बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वैश्वीकरण के बाद लोक प्रशासन का अर्थ, यही आपका टॉपिक था कि वैश्वीकरण के बाद लोक प्रशासन का क्या अर्थ है। तो वैश्वीकरण के बाद लोक प्रशासन का अर्थ अब संकीर्ण सरकारी कार्य प्रणाली से कहीं अधिक व्यापक हो गया। मतलब लोक प्रशासन का क्या हो गया, पहले संकीर्ण सरकारी कार्य प्रणाली से निकलकर बहुत बड़ा हो गया है। अभी इसको ना यहाँ पे फ्रेमिंग करके लिख दिया गया है कि वैश्वीकरण के बाद लोक प्रशासन का क्या अर्थ है। बाजार उन्मुख प्रशासन पहला, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण दूसरा, बहुस्तरीय शासन तीसरा, गवर्नेंस की ओर परिवर्तन चौथा, और पांचवा है तकनीकी एकीकरण। यहाँ पे क्या बोला गया कि वैश्वीकरण के बाद लोक प्रशासन का अर्थ, बाजार उन्मुख प्रशासन पहला है, दूसरा नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण, तीसरा है बहुस्तरीय शासन, चौथा है गवर्नेंस की ओर परिवर्तन, और पांचवा है एक तकनीकी एकीकरण। अभी पांचों पॉइंट को हम लोग ऐसे डील करेंगे जैसे कहानी की तरह नहीं, आराम से समझ के उसको डील किया जाता है। देखिए पहला है बाजार उन्मुख प्रशासन। क्या है, बाजार उन्मुख प्रशासन। अब प्रशासन में कुशलता, प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था है। क्या बोला गया कि अब प्रशासन में कुशलता, प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पर जोर दिया जाता है, पर जोर दिया जाता है। अब देखिए 3 ES कर दिए, ये आपका ना इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी। यहाँ पर वही है कि आपका इफिशिएंसी हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया और इकोनॉमी हो गया। मतलब कुशलता, प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था तीनों पर जोर दिया जाता है। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इस तरह लिखिएगा ना तो आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है और कंटेंट भी आपका रेडी हो गया। यानी अब प्रशासन में कुशलता, प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था यानी कि 3 ES इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी पर जोर दिया जाता है। ये पहला पॉइंट था। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण। दूसरा क्या है, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण। प्रजा की जगह अब ग्राहक या सक्रिय नागरिक की अवधारणा ने ले ली है। अब क्या है, प्रजा, प्रजा की जगह अब क्या है, प्रजा माने जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, एक राजा है बाद दूसरा प्रजा है। तो प्रजा जो वर्ड है, नागरिक की जगह क्या है कि प्रजा की जगह अब ग्राहक या सक्रिय नागरिक की अवधारणा ले ली है। अब प्रजा कोई नहीं है, अब सक्रिय नागरिक है, एक्टिवनेस सिटीजनशिप है सब। तो यहाँ पे अवधारणा ले ली है। सेवा वितरण यानी सर्विस डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाती है।
नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण, मैंने अब जो है लोगों के लिए जो ध्यान में रख के कुछ काम किया जाता है। तो इसमें प्रजा की जगह अब ग्राहक या सक्रिय नागरिक की अवधारणा ले ली है। सेवा वितरण सर्विस डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाती है। अब यहाँ देखिए अगला है बहुस्तरीय शासन। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ पे आप कम ही वर्ड में डील किया है। ये कम वर्ड डील नहीं किया गया, रीजन यहाँ समझिए। यहाँ पे ना आपका मेन बॉडी दो चीज़ है, या जो क्वेश्चन यहाँ पे है इसका बॉडी दो चीज़ है। क्या है, एक अर्थ और एक महत्व। तो दोनों लिखना है यहाँ पे हमको, अर्थ भी लिखना है और महत्व लिखना है, और भी 500 से 600 वर्ड के बीच ही लिखना है। इसलिए यहाँ पे आपका दो बॉडी है, तो एक बॉडी में ज़्यादा आप वर्ड लिखेगा ना तो अगला बॉडी आप क्लियर नहीं कर पाइएगा। चलिए, तो बहुस्तरीय शासन, मल्टी लेवल गवर्नेंस। अब निर्णय केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक यानी कि यूएनओ, WTO, IMF और क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों के समन्वय से लिया जाता है। अब क्या है कि बहुस्तरीय शासन में क्या हो जाए, मल्टी लेवल गवर्नेंस क्या है, अब निर्णय केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों के समन्वय से लिए जाते हैं। मतलब अब कोई भी जो निर्णय है ना, एक जो है नेशनल लेवल पे नहीं होगा, वैश्विक लेवल में ही होगा। खास करके जैसे यूएनओ हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, इस तरह ब्रिक्स हो गया, बहुत सारे संस्था हैं, उन सब का भी आपका जो है कुछ विचार रहेगा। साथ में क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों के समन्वय से ही लिए जाते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा क्या है, गवर्नेंस की ओर परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस की ओर परिवर्तन। अब देखिए यहाँ जो लिखा गया है ना, बहुत बढ़िया से लिखा गया है। पारंपरिक गवर्नमेंट माने सरकार, पारंपरिक गवर्नमेंट से हटकर गवर्नेंस का युग है। अब क्या गवर्नमेंट की जगह क्या गया, गवर्नेंस आ गया है का युग है, जिसमें सरकार के साथ निजी क्षेत्र, NGO और नागरिक समाज की भागीदारी बढ़ी है। अब देख रहे होंगे सिर्फ गवर्नमेंट रूल नहीं कर रहा हमारे जो है आपका देश में या हमारे राज्य में, अब गवर्नमेंट की जगह क्या आ गया, गवर्नेंस आ गया है, जिसमें सरकार के साथ आपका जो निजी क्षेत्र है, NGO जो वगैरह है, नागरिक समाज की क्या भागीदारी बढ़ी है। 5वां नंबर में क्या है कि आपका तकनीकी एकीकरण, ई गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन अब लोक प्रशासन का अभिन्न अंग है। ये क्या है कि आपका ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन अब लोक प्रशासन का अभिन्न अंग है। अब इसी बॉडी को ना एक हर्बर्ट ए साइमन, इसको आप थोड़ा सा डायग्राम बना दीजिएगा, हम भूल गए करने के लिए। हर्बर्ट ए साइमन क्या बोले हैं इसके बारे में, प्रशासन का संबंध निर्णय लेने की प्रक्रिया से। प्रशासन का संबंध क्या हो गया, निर्णय लेने की प्रक्रिया से। तो देखिए ये ना आपका पूरा जो है देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा अभी इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक मार्शल डिमॉक था, उनका विचार लिख दिए। फिर जो है आगे हम लोग लिखे सीधा कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या, और अर्थ में ज़्यादा कुछ नहीं किए, जो आपका बात है उसको रखने का प्रयास किया जाएगा, बहुत कम वर्ड में और बहुत कम जगह में और जो है बहुत कम टाइम में। अब देखिए ना, वैश्वीकरण के बाद लोक प्रशासन का महत्व, जो मेन बॉडी का ही अगला हिस्सा है, वैश्वीकरण के बाद प्रशासन का महत्व। अब ये महत्व ना 5 भाग में इसको हम डिवाइड करते हैं। आर्थिक विकास में योगदान पहला है, दूसरा है सामाजिक न्याय और समावेशन, तीसरा है वैश्विक समस्याओं का समाधान, चौथा है पारदर्शिता और जवाबदेही, और 5वां है मानवाधिकारों की रक्षा। क्या क्या बोले, आर्थिक विकास में योगदान, दूसरा है सामाजिक न्याय और समावेशन, तीसरा है वैश्विक समस्याओं का समाधान, चौथा है पारदर्शिता और जवाबदेही, और 5वां है मानवाधिकारों की रक्षा। अब देखिए इसको ना हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डील करेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। पहला नंबर में क्या है, आर्थिक विकास में योगदान। आर्थिक विकास में योगदान, उदारीकरण और निजीकरण के इस दौर में, किसमें, उदारीकरण और निजीकरण, उन्होंने स्टार्ट किया कैसे, वैश्वीकरण से ना। तो उदारीकरण और निजीकरण के इस दौर में प्रशासन विदेशी निवेश यानी FDI को आकर्षित करना है। दूसरा क्या है, व्यापार और उद्योग को सुगम बनाना है। तीसरा क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप नीतियां बनाना। चौथा क्या है, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है को सुनिश्चित करता है। यहाँ पे क्या बोला गया, उदारीकरण और निजीकरण के इस दौर में प्रशासन FDI को आकर्षित करता है, व्यापार और उद्योग को सुगम बनाता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप नीतियां बनाता है, और घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, ये सब को सुनिश्चित करता है कौन, तो आपका लोक प्रशासन। अब देखिए सामाजिक न्याय और समावेशन, अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय और समावेशन। वैश्वीकरण से क्या होता है, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में समान अवसर, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। यहाँ समझ लीजिए बढ़िया से कि सामाजिक न्याय और समावेशन, सामाजिक न्याय और समावेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण से क्या हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के समान अवसर, और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। जैसे मुद्दों में विवाद उत्पन्न हो सकती है, जैसे मुद्दों में
विवाद उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में लोक प्रशासन कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। क्या करता है? ऐसे मुद्दे में विवाद उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में लोक प्रशासन कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाते हुए समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति गरीब न रहे, सबके पास जो है अब यहाँ गरीबी उन्मूलन है, यानी कि गरीब लोग को आगे लाना है, जो गरीबी है उसको दूर करने का प्रयास करना है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में सबको समान अवसर मिले और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण किया जाए। तो ये सब ना भूमिका निभा रहा है कौन? तो लोक प्रशासन। अब देखिए, वैश्विक समस्याओं का समाधान लोक प्रशासन करता है। कैसे करता है? तो वैश्विक समस्याओं का समाधान प्राकृतिक आपदाएं जैसे जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, वहाँ भी इसका बहुत रोल है। आतंकवाद में भी इसका भूमिका रहता है। महामारी जैसे कोविड-19 के दौरान जो हुआ, इसमें इसका भूमिका था। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ, ये सब ना समाधान वैश्विक समस्या है, इसको समाधान में भूमिका निभाता है। कैसे? प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, आतंकवाद, महामारी में जैसे कोविड-19 लिख दिया यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ जैसी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक सहयोग आवश्यक है। बिना प्रशासनिक सहयोग के ये कोई काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख दिया गया है। और चौथा नंबर में है पारदर्शिता और जवाबदेही। पारदर्शिता और जवाबदेही, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार नियंत्रण तथा सोशल मीडिया के इस दौर में प्रशासन को अब अधिक पारदर्शी और जवाबदेह होना पड़ता है। क्या है? सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार नियंत्रण तथा सोशल मीडिया के इस दौर में प्रशासन को अब अधिक पारदर्शी और जवाबदेह होना पड़ता है। अब यहाँ पे ना अंतिम पॉइंट है मानवाधिकार की रक्षा। किसका? मानवाधिकारों की रक्षा। वैश्विक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण, किसके कारण? वैश्विक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण अब लोक प्रशासन को मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के प्रति अधिक संवेदनशील होना पड़ता है। मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के प्रति अधिक संवेदनशील होना पड़ता है। तो देखिए, हम लोगों ने अभी क्या किया कि आपका जाके पूरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर आपका जो मेन बॉडी था अर्थ, लोक प्रशासन का अर्थ, उसको हम लोगों ने देखा, फिर जो है आपका इसका इम्पोर्टेंस, महत्व को हम लोग देखा। अब ना कि आपका जो है इसमें हम लोग आएंगे, लिखेंगे अपना चुनौती, कि लोक प्रशासन का भी क्या क्या चुनौती, ये आपको लिखना पड़ेगा अपने से। यदि या लिखिएगा आगे की राह, चुनौती, इस तरह करके ना आप अपना एक ना आंसर राइटिंग का फ्रेमिंग तैयार कीजिएगा। इससे क्या होगा ना, अब औरों से बहुत आगे हैं। और लोग क्या करेगा कि आपका इंपॉर्टेंस लिखेगा, उसका महत्व लिखेगा और अर्थ लिखेगा और लास्ट में कंक्लूजन लेके चला जाएगा, निष्कर्ष लेके चला जाएगा। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंसर राइटिंग को फ्रेमिंग कर रहे हैं कि क्या चुनौती है, क्या रीजन है, कि अभी जो है आपका लोक प्रशासन के सामने क्या क्या समस्या आ रही है। तो इसको यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है। क्या है? सांस्कृतिक असंतुलन। अब क्या है कि बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के हैं, उनका अलग अलग विचारधारा है, तो सांस्कृतिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। आर्थिक असमानता, कि अलग देश, अलग राज्य, अलग प्रांत, वहाँ कहीं ज़्यादा इनकम है, कहीं कम इनकम है, तो वहाँ पे किस तरह काम करेंगे। आर्थिक असमानता। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, यानी लाल फीताशाही है, वहाँ अंदर घुसा हुआ है प्रशासन में, भ्रष्टाचार है, तो उसके बिना, दूर किए बिना कैसे काम हो सकता है। नीति निर्माण में जटिलता, जितना आसान दिख रहा है बॉटम टू अप, उतना आसान तो बनेगा नहीं, तो नीति निर्माण में जटिलता हो गया। और राष्ट्र संप्रभुता पर प्रभाव, यानी क्या क्या हो गया? सांस्कृतिक असंतुलन, आर्थिक असमानता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और नीति निर्माण में जटिलता, और अंतिम में राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रभाव, राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रभाव। अब ये हो गया ना इसका चुनौती। अब हम लोग लास्ट में आ जाएंगे कंक्लूजन, जो आपको यहाँ पे जो आप लिखे हैं पीछे, उसके साथ साथ आपको अपना विचार देना है। वैश्वीकरण के पश्चात, किसके पश्चात? वैश्वीकरण वर्ड याद रखिएगा। वैश्वीकरण के पश्चात लोक प्रशासन का स्वरूप अधिक गतिशील, समावेशी और तकनीकी आधारित हो गया। वैश्वीकरण के बाद क्या हो गया है कि लोक प्रशासन का स्वरूप अधिक गतिशील, समावेशी और तकनीकी आधारित हो गया है। इसकी भूमिका केवल नीतियों के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रहकर सुशासन यानी गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करने तक विस्तृत हो गई है। एकदम आसान शब्द में लिख दिया गया क्या कि वैश्वीकरण के बाद लोक प्रशासन का स्वरूप अधिक गतिशील, समावेशी और तकनीकी आधारित हो गया है। इसकी भूमिका केवल नीतियों के क्रियान्वयन या नीतियों को एग्जीक्यूटिव करने तक नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि सुशासन सुनिश्चित करने तक विस्तृत हो गया है। अब नीति का क्रियान्वयन नहीं करना है, किस तरह सुशासन ला सकते हैं वो काम करना है। वर्तमान समय में लोक प्रशासन न केवल विकास का आधार है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगति और वैश्विक सहयोग का प्रमुख साधन भी बन गया है। अतः प्रभावी और उत्तरदायी लोक प्रशासन के बिना वैश्वीकरण के लाभों को पूर्णतः
प्राप्त करना संभव नहीं है कि जब तक आपका प्रभावी और उत्तरदायी लोक प्रशासन नहीं लागू होगा तब तक वैश्वीकरण के लाभों को पूर्णतः प्राप्त करना संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वैश्वीकरण के बाद, इसीलिए इतना मेहनत किया गया है। यदि पूछता है कि लोक प्रशासन का महत्व क्या है या फिर उसका अर्थ क्या है, तो आपको आंसर राइटिंग कुछ और होता है। तो जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स अलग गेम है और आंसर राइटिंग अलग गेम है। आपको खेलने आना चाहिए कि आप T20 खेल रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है 50-50 खेल रहे हैं या फिर आप जो है टेस्ट मैच खेल रहे हैं। नोट्स बनाना एक टेस्ट मैच है, शॉर्ट नोट्स आपका 50-50 है और आंसर राइटिंग आपका 20-20 है। क्योंकि T20 आप खेल रहे हैं तो आप किस तरह डिमांड है, सिचुएशन किस तरह, उस तरह आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल आंसर राइटिंग अलग गेम है, आपको खेलने सीखना होगा और बार बार उस वर्ड्स को यूज करना होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। झारखंड के किस कोने से हैं आप जरूर बताएं और आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, सब समस्याओं को साझा करने का प्रयास करें ताकि जो है आपकी प्रॉब्लम को हम दूर करने का जो है सफल प्रयास कर पाएँ। तो दोस्तों इस तरह कंटिन्यू बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहेगा और जो आपका अगला क्लास होगा यानी अगला जो हम टॉपिक जो है कवर करेंगे वो कवर करेंगे यहाँ से कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम यानी 2005 ने प्रशासन में पारदर्शिता के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, यदि नहीं तो इसके कारणों को चिन्हित करते हुए आगे के मार्ग के लिए सुझाव दीजिए। अब यही क्वेश्चन का हम लोग अगला क्लास में आंसर राइटिंग करेंगे। इस तरह का कंटिन्यू बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।